डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। इसके बिना आप सपोजिटरी बना ही नहीं सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल द डेफिनेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस, एक स्टूडेंट ने दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया। एक चेयर है, एक स्टूडेंट ऑलरेडी बैठा हुआ है, दूसरा स्टूडेंट आया उसको वहां से डिस्प्लेस कर दिया, खुद बैठ गया। दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दैट मीन्स क्वांटिटी ऑफ ड्रग, quantity of medicine, quantity of API, quantity of medicament which displace one part of base is called displacement value. Quantity of medicine, API की कितनी क्वांटिटी चाहिए जो बेस के एक पार्ट को डिस्प्लेस कर दे। तो सिंपल लॉजिक है, एक पार्ट को डिस्प्लेस करने के लिए एक पार्ट ऑफ मेडिसिन चाहिए। अगर ऐसा ही होता तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है ना। वन पार्ट ऑफ द ड्रग विल डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ सपोजिटरी बेस। Then what is the need for a study? It is totally different. First you should understand what is written, quantity of medicine which displays one part of base. Just keep in your mind. Displacement value मतलब मेडिसिन की कितनी क्वांटिटी जो बेस के एक पार्ट को डिस्प्लेस कर दे। Now I am trying to explain with one example. Question is given, determination of displacement value of medicament in theobroma oil suppository. थियोब्रोमा ऑयल सपोजिटरी मीन्स यहां पे जो बेस है वो क्या है, थियोब्रोमा ऑयल, विच कंटेन 40% मेडिकामेंट। अगर 40% मेडिकामेंट है तो रिमेनिंग क्वांटिटी क्या है, सपोजिटरी बेस, और क्वांटिटी कितनी है 60%। प्रिपेयर्ड इन 1 ग्राम मोल्ड, जो मोल्ड है उसके अंदर हम कितने ग्राम डाल सकते हैं, 1 ग्राम। द वेट ऑफ 10 सपोजिटरी इज 14.66 ग्राम। पहले क्वेश्चन को एक बार आप लोग खुद से रिपीट कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं। डेफिनेशन माइंड में रखना है, क्वांटिटी ऑफ ड्रग दैट डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ बेस। ठीक है, अब यहां से कैलकुलेट करना है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, यानी आपको क्या निकालनी है, क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन जो बेस के वन पार्ट को डिस्प्लेस कर दे। राइट, क्वेश्चन इज गिवन, लास्ट लाइन, मोल्ड कैपेसिटी इज 1 ग्राम। 6 मोल्ड है, कितने ग्राम हो जाएंगे, 6 ग्राम। 10 मोल्ड है, 10 ग्राम। वेट ऑफ 10 सपोजिटरी विच कंटेन ओनली बेस इज 10 ग्राम, क्योंकि एक सपोजिटरी के लिए 1 ग्राम मोल्ड। और क्वेश्चन टोटल कितने दिया हुआ है, 10 सपोजिटरी। जब आपने सपोजिटरी बनाया उसमें आपने कोई भी एपीआई यूज नहीं किया, जैसे सिरप आपने बनाया था उसमें आपने एपीआई यूज नहीं किया था, तो यहां पे भी आपने सपोजिटरी बनाया, कोई एपीआई नहीं है, सिर्फ क्या सपोजिटरी बेस। उसकी वेट कितनी हो जाएगी, 10 ग्राम। 10 into 1। जब आपके पास सिर्फ और सिर्फ बेस है और यहां लिखा हुआ है मोल्ड की कैपेसिटी 1 है, 10 मोल्ड 10 ग्राम। ठीक है, कब, जब हमने सिर्फ और सिर्फ सपोजिटरी बेस यूज किया। अब उसके अंदर हमें क्या ऐड करना है, ड्रग, वही तो डिस्प्लेस करेगा सपोजिटरी बेस को। कैपेसिटी 1 ग्राम है और उसके अंदर हमने फिल किया हुआ बेस ऑलरेडी। अब हमें इसके अंदर मेडिसिन ऐड करनी है, तो वहां से क्या निकलेगा, बेस निकलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट, वेट ऑफ 10 सपोजिटरी विच कंटेन ओनली बेस, और बेस यहां पे एग्जांपल क्या दिया हुआ, थियोब्रोमा ऑयल, इज 10 ग्राम।
ठीक है। सेकंड पार्ट 40% मेडिकामेंट, टोटल कितनी है 14.66। 14.66 के अंदर दोनों चीज है, सपोजिटरी बेस भी है और मेडिकामेंट भी है। वेट ऑफ 10 सपोजिटरी, अब इस सपोजिटरी के अंदर दोनों ही चीज है, बेस भी है प्लस मेडिकामेंट भी है। कितनी है 14.66। आउट ऑफ 14.66 40% इज मेडिकामेंट। सो वेट ऑफ 10 suppository which contain 40% medicament is 40.66। ठीक है। अब आप इसका 40% निकाल लो, टोटल का 14.66 का 40%, और जो रिमेनिंग है वो क्या है आपका बेस, वो कितनी परसेंट है 60%। 60% टोटल का 14.66 कितने हो गए 8.79। पहले आपने जब मेडिकामेंट यूज नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बेस यूज किया, तो वेट कितनी थी बेस की 10 ग्राम। जैसे ही आपने मेडिकामेंट ऐड किया, बेस की क्वांटिटी कितनी हो गई, कुछ कम हो गए ना। 10 माइनस 8.79 कितनी हो गई 1.2। इतने बेस कम हो गए, किसके वजह से, मेडिकामेंट की वजह से। और मेडिकामेंट कितनी है 40%, 5.86। ओके, सो 1.20 ग्राम बेस is displaced by 5.86 ग्राम ऑफ मेडिकामेंट या एपीआई। डिस्प्लेसमेंट वैल्यू का डेफिनेशन क्या है, क्वांटिटी ऑफ मेडिकामेंट विच डिस्प्लेस वन पार्ट। तो यहां पे कितना पार्ट है 1.2। अब आप इसको कैलकुलेट करो, 1 ग्राम बेस is displaced by 5.86 upon 1.20, almost 5. So here the value of displacement value is 5. अब आप देखो 1.2 ग्राम बेस को आपने डिस्प्लेस किया, उतनी ही जगह में 5.86 ग्राम मेडिकामेंट ऐड हो गया। लॉजिकली तो उतने 1.2 की जगह पर 1.2 ही होने चाहिए ना। जितने ग्राम आप हटाओगे उतने ग्राम तो ऐड करोगे लॉजिकली, लेकिन आप देखो यहाँ पे बेस आपने 1.2 ग्राम हटाया है और मेडिकामेंट कितना ऐड हो गया 5.86। इसका मतलब क्या कि बेस के अंदर भी कैविटी है जो मेडिकामेंट को इनकॉर्पोरेट कर लेती है। मोल्ड के अंदर जो जगह है वो तो है ही, साथ में बेस के अंदर भी स्पेस है जहां पे मेडिकामेंट इनकॉर्पोरेट और अंदर चला जा गया। 1.2 ग्राम आपने डिस्प्लेस किया, 5.86 ग्राम मेडिकामेंट ऐड हो गया, क्योंकि मोल की कैपेसिटी अभी भी 1 ग्राम ही है, कैपेसिटी चेंज नहीं हुई है, तो यहां लिखी है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वैल्यू। अब आप लोगों ने सपोजिटरी बना लिया बिना डिस्प्लेसमेंट वैल्यू के। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ सपोजिटरी इज इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी। इवैल्यूएशन मीन्स कैरेक्टराइजेशन। जो आपने फॉर्मुलेशन बनाया है वो फॉर्मुलेशन सही है या सही नहीं है, उसको चेक करने का जो मेथड है उसको बोलते हैं इवैल्यूएशन। आफ्टर फॉर्मुलेशन ऑफ after preparation of any formulation, you have to check whether preparation is good or not, whether it is suitable for patient or not. That is called evaluation of formulation. Evaluation ये फर्स्ट टाइम है आपके सिलेबस में मेंशन। इससे पहले अभी तक आप लोगों ने इवैल्यूएशन नहीं पढ़ा था। इससे पहले आपने क्या पढ़ाया, प्रिपरेशन बस बनाया है। आपके सिलेबस में इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी मेंशन है। आगे सेकंड ईयर में इवैल्यूएशन ऑफ टैबलेट, इवैल्यूएशन ऑफ कैप्सूल और भी जो लिक्विड फॉर्मुलेशन है वो भी पढ़ना है, लेकिन फर्स्ट ईयर में ओनली इवैल्यूएशन ऑफ सपोजिटरी इज मेंशन।
ये फॉर्मुलेशन आपने बनाया suppository, you have made suppository, and how you are going to check whether formulation is good or not, whether it is suitable for patient or not. So we have different parameters to check whether the formulation or whether the suppository is ideal or not, or it is match to the ideal property or not. So first is called uniformity of weight. That means it is based on weight of suppository. Okay, पहले इसी को बता दे. Uniformity of weight, that means uniform distribution of weight. पहले भी आप लोगों ने पढ़ा था ना, homogeneous, heterogeneous, uniform distribution. Similarly, in case of uniformity of weight test, we actually check the variation is very little. If you compare two suppository, it should be matched with the weight. और it अगर मैच नहीं भी कर रहा, डेविएट कर रहा, तो बहुत ही बिल्कुल कम से कम अमाउंट में. It should not deviate more than 5% or more than 10%. So how you can check uniformity of weight? First of all, out of 100 suppository या जितने भी आपने बनाया है, you have to select 20 suppository randomly. Out of all suppository, you have to take 20 suppository randomly. Okay, then calculate individual weight. कितने के? 20 के. Suppose x1, x2, so on, xn. n is number. ठीक है. First, suppose it is 5 gram. Okay. Second is 5.2 gram, and then 4.9 gram. So first you have to take 20 suppository randomly out of all suppository, then calculate average weight. How you can calculate average weight? Sum of all the weight divided by total number of suppository. Okay, so here x1 plus x2 plus x20 divided by 20. This is called average weight. Okay, then after calculation of average weight, you just check no two individual suppository should vary by more than 5% and none of them should vary by more than 10%. 10% से बाहर कोई होना ही नहीं चाहिए. 5% से बाहर 2 तक अलाउड है. If more than 2 suppository is out of 5%, that means test is fail. Okay, तो आपको क्या करना है? पहले 20 suppository select करना randomly, then calculate individual weight and then average weight, and then find out for each suppository whether it is varying by 5% or not. 5% से वेरी कर रहा या नहीं कर रहा आपको चेक करना हर इंडिविजुअल सपोजिटरी को. राइट, सपोज द एवरेज वेट इज 5, 5.2, 4.9 divided by 20. Suppose average weight is 5.1 gram. Okay, and 5% means 5.1
कितने हो जाएंगे? ऑलमोस्ट 5 प्लस 0.05, ये हो जाएगा आपको 5.05। सपोज एवरेज वेट इज 5.1 ग्राम और 5 ग्राम, चलो एग्जैक्ट नंबर लेते हैं। ओके, 5%, दैट मीन्स 5 प्लस माइनस 5, इसमें तो 0 हो जाएगा, इसको हम चेंज कर देते हैं 95। सपोज यू हैव कैलकुलेटेड एवरेज वेट इज 95। ओके, अब आपको कितने परसेंट वेरिएशन चाहिए? 5% तक। ठीक है, तो 95 प्लस माइनस 5, 95 से माइनस कर दो 5, 90 और 95 प्लस 5, 100। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमने सपोजिटरी ली है उसका वेट 90 और 100 के बीच ही होनी चाहिए। आउट ऑफ 20, 80 सपोजिटरी शुड कम्स अंडर 90 to 100। अगर एक भी सपोजिटरी इस रेंज से बाहर गया, टेस्ट इज फेल। और 2 सपोजिटरी अलाउड है, 5% के बाहर जा सकता है, लेकिन 2 से अगर ज्यादा गया तो टेस्ट फेल। दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी ऑफ वेट टेस्ट। समझ में आ गया? अगर कैलकुलेशन अगर आपको आएगा एग्जाम में तो कैसे करेंगे? आउट ऑफ 100 और आउट ऑफ टोटल यू हैव टू सिलेक्ट 20 सपोजिटरी and then calculate individual weight, then find out average weight. Then you have to check not more than 2 individual weight should vary by 5% and none of them by 10%. पहले आपको क्या कैलकुलेट करना है? एवरेज वेट, उसका प्लस माइनस 5 कर दो। अगर 90 अगर आया आपका एवरेज वेट, इसका प्लस माइनस 5 कितने हो जाएंगे? 85 और 95। अगर एवरेज वेट 100 है तो 95 और 105। और 10% कितनी हो जाएगी? 100 का 10% 90 और 110। ओके, इस रेंज से अगर एक भी सपोजिटरी बाहर गया, टेस्ट इज फेल। इफ 2 सपोजिटरी गिव बियॉन्ड 5%, देन टेस्ट इज पास। इफ मोर देन 2 सपोजिटरी शो देयर एवरेज वेट बाय मोर देन 5%, then test is failed. This is called uniformity test. Then second is called liquefaction time. Liquefied suppository is either solid or semi-solid dosage form. You have to check whether it is melt or not and how much time it will take to complete melting. That is called liquefaction time or softening time. Soft हो जाना। कैसे आप परफॉर्म करेंगे? And basically it is the indication of hardness of base. बेस के हार्डनेस पे डिपेंड करता है कि ये कितना टाइम ले रहा है मेल्ट होने में। अगर बेस ज्यादा हार्ड है तो मेल्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा। बेस अगर ज्यादा हार्ड नहीं है, सॉफ्ट है, तो मेल्टिंग जल्दी हो जाएगी। इन केस ऑफ लिक्विफैक्शन टाइम यू हैव टू टेक अ बिग पिपेट। हैव यू सीन पिपेट? With one broad end and second is narrow end. Okay, then this pipette dipped in hot water
मेंटेन एट 37 डिग्री सी, बिकॉज बॉडी टेम्परेचर इज 37। यहां पे गलत लिखा हुआ, ओके, क्योंकि यहां पे प्लस माइनस 0.2 है, 37 प्लस माइनस 0.2 होना चाहिए, ओके। आफ्टर टेकिंग pipette, it should be dipped in hot water which is maintained at 37 डिग्री सी। 37 पे क्या होगा, आपका जो सपोजिटरी है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, पहले पिपेट लेना, यू हैव टू टेक वन पिपेट विथ वन ब्रॉड एंड एंड सेकंड इज नैरो एंड। यू हैव टू एडमिनिस्टर suppository from broader end, okay, and then it should be pushed down until it touches to the narrow end। ऊपर से हम डालना शुरू करेंगे, पुश करेंगे, ब्रॉडर एंड से कहां तक जाएगा वो, नैरो एंड तक। और नैरो एंड को आपने कहां पे डाला हुआ, पानी के अंदर। उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया, 37 डिग्री सी। देन यू हैव टू टेक वन ग्लास रॉड। ग्लास रॉड देखा, जब आप उसको ऊपर डालेंगे स्टार्ट में, जब वो सॉलिड है ऊपर ही रहेगा, ओके। यू हैव टू टेक वन ग्लास रॉड विच इज इंसर्टेड सो दैट इट रेस्ट ओवर द सपोजिटरी। व्हेन यू स्टार्ट परफॉर्मिंग टेस्ट, temperature will increase and it goes to up to 37 degrees C, okay. So the temperature at which glass rod just come down was noted and represent the liquefaction temperature। जिस टेम्परेचर पे ग्लास रॉड नीचे जाना स्टार्ट हो गया, दिस इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन टेम्परेचर एंड द टाइम अप टू विच इट गोज टू डाउन, जितना टाइम लगा नीचे जाने में, दैट इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन टाइम। यहां पे दोनों ही आ गया, लिक्विफेक्शन टेम्परेचर और लिक्विफेक्शन टाइम। आपको क्या करना है, एक पिपेट लेनी है, पिपेट को आप उल्टा बोलो। अगर ये पिपेट है, ये ब्रॉडर एंड है, ये नैरो एंड है, नीचे आपने एक लिया हुआ है हॉट वाटर का बास्केट, उसका टेम्परेचर आपने सेट किया हुआ 37 डिग्री, उसको यहां पे ऐसे खड़ा कर दिया। यहां से आपने सपोजिटरी डालना शुरू किया और इसको पुश किया कहां तक, नैरो एंड तक, राइट। उसके ऊपर आपने पतली सी ग्लास रॉड, सपोज कर लीजिए ये पेन है, पेन को आपने यहां पे डाला, ग्लास रॉड को, ये यहां पे रुका रहेगा क्योंकि ये सॉलिड है, राइट। जैसे आपने परफॉर्मेंस स्टार्ट किया, टेम्परेचर ऑन किया, टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ, ये क्या होगा, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मेल्ट होना स्टार्ट होगा, ये ग्लास रॉड क्या होगा, नीचे जाना शुरू करेगा। सो द टेम्परेचर एट विच ग्लास रॉड पुश डाउन इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन टेम्परेचर एंड द टाइम एट विच द ग्लास रॉड कंप्लीटली गोज टू नैरो एंड इज कॉल्ड लिक्विफेक्शन टाइम और सॉफ्टनिंग टाइम। आइए समझ में बात, कैसे परफॉर्म करते हैं। यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेस्ट में कितने सपोजिटरी लेंगे, 20, ओके। इसी का दूसरा नाम है मेल्टिंग रेंज टेस्ट, or you can perform this test either in macro form or in micro form। मैक्रो फॉर्म आपने परफॉर्म कर लिया, माइक्रो में आपको क्या लेनी है, कैपिलरी ट्यूब लेनी है, उसके अंदर आपको सपोजिटरी डालनी है और फिर टेम्परेचर ऑन करनी है। जिस टेम्परेचर पर ये मेल्ट डाउन हो जाएगा उसको बोलेंगे माइक्रो मेल्टिंग रेंज, ओके। और मैक्रो वाला आपने परफॉर्म कर लिया, अभी जो बताया, हॉट वाटर प्लेट पे टेम्परेचर मेंटेन करके, राइट। कितने हो गए टेस्ट, 2 या 3, मैक्रो और माइक्रो।
थर्ड इज कॉल्ड डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। आप लोगों ने यूएसपी बास्केट देखा अपने लैब में? यूएसपी बास्केट अभी नहीं देखा? This is called USP, United States Pharmacopoeia basket. This apparatus is used for disintegration और dissolution. टेबलेट अगर लेंगे इसके अंदर डाल देंगे, वो क्या होगा? डिसइंटीग्रेट करना शुरू कर देगा, ब्रेक डाउन। और डिसोल्यूशन सपोजिटरी के केस में। दिस इज कॉल्ड यूएसपी टेस्ट apparatus for disintegration or dissolution. In this case, one basket is there. In this basket, we can take water to maintain temperature. Okay, and this is called hemispherical cylinder. Capacity is 1 liter. वन लीटर को अगर एमएल में कन्वर्ट करोगे कितना हो जाएगा? 1000 ml. इसमें हम यूज करते हैं बफर. वी कैन टेक बफर इन हेमीस्फेरिकल सिलेंडर. अब देखो बफर डिफरेंट पीएच का होता, क्योंकि बॉडी के अंदर अलग अलग साइड पे अलग अलग पीएच रेंज होता, स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ, then GIT, stomach, intestine, rectum, then nose, brain, blood, all have different pH. So on the basis of site of action, कहाँ पे मेडिसिन को देना हो उसके हिसाब से हम क्या लेंगे, यहाँ पे पीएच सेट करेंगे. अगर कोई मेडिसिन स्टोमक में गया, स्टोमक का पीएच कितना है? 1 2 3 एसिडिक पीएच. तो जो आप बफर बनाएंगे वो एसिडिक पीएच का होगा. वो हम कहाँ यूज करेंगे? इसमें हेमीस्फेरिकल सिलेंडर. कैपेसिटी इज 1 लीटर, बट वी आर गोइंग टू टेक ओनली 900 ml. कैपेसिटी कितनी है? 1000 ml, but we take only 900 ml because there is a chance of overflow when you add something on it. है ना? एक गिलास में अगर पानी 500 ml आती है, अगर आप फुल कर दोगे, उसके अंदर कुछ डालोगे तो क्या होगा? ओवरफ्लो हो जाएगा, है ना? सो टू प्रिवेंट ओवरफ्लो वी जनरली टेक 900 ml. इसमें क्या? बफर. और ये क्या? बास्केट. इसके अंदर क्या डालते हैं? वाटर. इस वाटर का क्या काम है? टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए. इसको हीट करेंगे, वाटर हीट होगा. वाटर हीट होगा तो ये आपका अपने आप हीट हो जाएगा. तो इसके अंदर क्या? आपका वाटर है और इसके अंदर आपका बफर. So this apparatus is basically used for disintegration or dissolution of tablet, capsule, suppository, जो भी आपको नाम याद है वो सब चीज के लिए यूज करते हैं. दिस इज कॉल्ड यूएसपी डिसइंटीग्रेशन apparatus. Okay, and this apparatus is same as for tablet. जैसे टेबलेट के लिए परफॉर्म करते हैं वैसे सपोजिटरी करते हैं. अब इसमें हमारे पास we have 6 number of hemispherical cylinder. जैसे आपके डाइस में कितने थे? 6 थे. वैसे यहाँ पे टोटल नंबर कितने हैं? 6. That means at one time you can take only 6 suppository. ये तो याद रहेगा क्योंकि आपने सपोजिटरी बनाया भी था 6 एक बार में. यहाँ पे भी कितने ले सकते हैं? 6. You have to take suppository in hemispherical cylinder and then open this apparatus.
इलेक्ट्रिक से ऑन होता है, ऑन करेंगे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा अप टू 37 डिग्री की। जैसे टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा 37, ये हीट अप होगा, जो सपोजिटरी है मेल्ट डाउन स्टार्ट हो जाएगा, इसका मेल्टिंग। देन आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, दिस इज कॉल्ड टाइम ड्यूरेशन और टाइम इंटरवल। इसके अंदर क्या, बफर और सपोजिटरी, राइट। बफर के साथ क्या, सपोजिटरी। जैसे ही सपोजिटरी मेल्ट हुआ, ये बफर के अंदर क्या हो गया, डिसॉल्व हो गया। यहां से हम 1 घंटे पे सैंपल निकालेंगे। सैंपल किस चीज से निकालेंगे, पिपेट, ठीक है। सपोज कर लीजिए हमने 2 ml सैंपल निकाला और इसको डाल दिया किसमें, टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब देखा, जो शेप का टेस्ट ट्यूब होता है उसी शेप का ये होता, बस इसकी साइज बड़ी होती है। टेस्ट ट्यूब अगर 5 ml का है तो ये 1 लीटर, ओके। उसका भी शेप क्या है, हेमिस्फेरिकल, ओके। सो रेगुलर टाइम इंटरवल पे हम क्या करेंगे, सैंपल को विड्रॉ करेंगे और अलग अलग टेस्ट ट्यूब में इसको डालते जाएंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास कितने, 1 2 3 4 5, तो 5 टेस्ट ट्यूब आपने ले लिया और मार्क कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5। फर्स्ट मीन्स आफ्टर 1 आवर, सेकंड मीन्स आफ्टर 2 आवर, थर्ड मीन्स आफ्टर 4 आवर्स। सैंपल निकाला आपने 2-2 ml, किस चीज से निकाला, पिपेट से। और सैंपल को निकालने के बाद यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है, वहां पे जैसे आप सैंपल को डालोगे इंस्ट्रूमेंट में, वो एब्जॉर्बेंस देगा और एब्जॉर्बेंस डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे। फर्स्ट आवर में स्मॉल क्वांटिटी बफर के अंदर आया, कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, इसके अंदर जो सपोजिटरी है वो ज्यादा से ज्यादा मेल्ट डाउन होगा और इसकी कंसंट्रेशन इसमें बढ़ती जाएगी। तो उसी के अकॉर्डिंग जो एब्जॉर्बेंस लेंगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। सो बेसिकली एब्जॉर्बेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। जब कंसंट्रेशन पता चल गया तो हमें यह पता चल गया कि आफ्टर 12 आवर्स हाउ मच, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ड्रग दैट रिलीज इन दिस पार्टिकुलर बफर। आई बात समझ में। ये क्या है, कौन सा टेस्ट है, डिसइंटीग्रेशन और डिसोल्यूशन। ये परफॉर्म क्यों करते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर भी ये डिसइंटीग्रेट होगा या डिसॉल्व होगा। हर वो चीज जो बॉडी के अंदर होनी है वो हम परफॉर्म करते हैं आउटसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड इन विट्रो। इन एन आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, आउटसाइड द बॉडी, इनसाइड द लैब। और अगर बॉडी के अंदर परफॉर्म किया इसको क्या बोलेंगे, इन विवो, एग्जैक्टली। तो जो बफर हमारी बॉडी के अंदर है, सेम बफर हम बना करके यहां प्रोवाइड करते हैं। अगर स्टोमक के अंदर पीएच मेंटेन करना है तो हमें पीएच उसी के अकॉर्डिंग बफर बना करके यहां पे डालना है। लेकिन हमें पता जो सपोजिटरी है वो हम ओरली नहीं देते हैं, किसके थ्रू देते हैं, बॉडी कैविटी। तो जहां पे यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम बफर बनाएंगे और फिर ये बफर यहां पे यूज करेंगे, ठीक। रेक्टम, वेजाइना, यूरेथ्रा, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे बफर बनाएंगे और फिर ये टेस्ट परफॉर्म करेंगे और फिर चेक करेंगे कि हर टाइम पे कितनी परसेंट जो ड्रग है वो रिलीज कर रही है। अगर सपोज कर लीजिए कि 12 आवर्स के बाद
90% ड्रग रिलीज कर गई, तो जो आप डोज डिसाइड करेंगे दिन भर में 2 बार, क्योंकि 12 घंटे के बाद 90% ड्रग क्या हो गई, रिलीज कर गई, तो फिर 12 घंटे के बाद आप दूसरी डोज ले सकते हैं। तो इससे ये पता चला आपका कि जो मेडिसिन है कितनी रिलीज हो रही है कितने टाइम पे। सपोज कर लीजिए कि अगर 4 आवर्स पे ही 90% रिलीज हो गई, तो डोज कितनी कर सकते हैं आप दिन भर में? 4 टाइम्स कर सकते हैं या 3 बार कर सकते हैं। टॉक्सिसिटी का काउज, टॉक्सिसिटी का जो रीजन है वो कम हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन टेस्ट, और ये आप कहां पे परफॉर्म कर रहे हैं? लैब में। इसको क्या बोलेंगे? इन विट्रो डिसोल्यूशन टेस्ट। सेम चीजें अगर आपने एनिमल पे अप्लाई कर दिया, ह्यूमन पे तो आप करेंगे नहीं, ह्यूमन तो परमिशन ही नहीं है, हमें नहीं परमिशन है, तो आपको कहां से परमिशन होगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे? रैट पे या रैबिट पे परफॉर्म करेंगे, और वहां पे ऑलरेडी बफर है बॉडी के अंदर, बस आपको क्या करना? अप्लाई करना है, और वहां पे जो सैंपल ले रहे हैं हर टाइम इंटरवल पे, वहां पे क्या निकालेंगे? ब्लड सैंपल। 1 घंटे पे, 2 घंटे पे, 4 आवर्स, 8 आवर्स, 12 आवर्स, ओके। और उसके बाद यूवी से हम उसका एब्जॉर्बेंस चेक करेंगे, फिर वहां से क्या निकल जाएगा? कंसंट्रेशन। सो दिस इज कॉल्ड इन विवो डिसोल्यूशन टेस्ट। इन विट्रो भी हो गया और इन विवो भी हो गया। टोटल कितने टेस्ट हो गए? 5 हो गए। फर्स्ट इज कॉल्ड यूनिफॉर्मिटी, सेकंड इज कॉल्ड लिक्विफैक्शन, और इसमें 2 है, माइक्रो और मैक्रो। देन डिसइंटीग्रेशन या डिसोल्यूशन, इसमें इन विट्रो और इन विवो। इन विवो में हम क्या लेंगे? ब्लड सैंपल लेंगे, और इन विट्रो में क्या कर लेंगे? यहां पे जो सैंपल है, ठीक है। चलिए 5 ही टेस्ट रहने देते हैं। इस टेस्ट में किसी को कोई डाउट है? राइट द क्वेश्चन।